हेलो व्यूअर्स, मैं शिवांगी माहेश्वरी आपका अपने चैनल स्किल लर्निंग में स्वागत करती हूं। और आज से हम एक करंट अफेयर की न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हम जो करंट अफेयर्स हैं वीकली करंट अफेयर्स लेते हुए चलेंगे और वीकली में हम 5 से 6 डेज़ के पर वीक करंट अफेयर रखेंगे। ठीक है, आज ये पार्ट फर्स्ट है, आज ये फर्स्ट वीडियोज़ है और ऐसी इसी सीरीज़ में आपको आगे की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मैं जो करंट अफेयर अब जो कराऊँगी, आप ध्यान से सुनिएगा, जो मैं करंट अफेयर कराऊंगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, जो पूरे वीक के क्वेश्चन में जो पूरे वीक के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस हमारे 100% हैं, ऐसे करंट अफेयर मैं आपको कराने वाली हूँ। तो आप इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इन करंट अफेयर्स को करने से, मात्र वीकली करंट अफेयर करने आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ वीकली करंट अफेयर करने हैं। और इन करंट अफेयर को करने के बाद जो आपके जो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा ना, आफ्टर 3 to 4th मंथ, आप देखना कि आपके करंट अफेयर में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। आज जो मैं सीरीज़ लूँगी वो थोड़ी ईजी लूँगी और उसमें थोड़ा कम डीपली जाऊँगी, और इसके बाद के जो मैं सेशंस लूँगी उसमें मैं ज़्यादा डीपली जाना शुरू करूँगी। तो आज हम थोड़ा कम डीपली जाएंगे, बिकॉज ऑफ इट ये पहली वीडियो है और आपको भी थोड़ा सहारा मिलना चाहिए। और धीरे धीरे हम जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल बढ़ाएंगे। और ये जो लेवल है आज काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं रखा है मैंने, और इसे इजी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वालिटेटिव वीडियोज़ हैं, काफ़ी क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वालिटेटिव है ये सब कुछ। तो चलिए हम देखते हैं हम कब से लेकर कब तक के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट वीक रहेगा, हमारे हिसाब से करंट अफेयर्स के हिसाब से जो फर्स्ट वीक रहेगा वो रहेगा हमारा 21 अप्रैल टू 25 अप्रैल 2020। ठीक है, आप 2020 का ध्यान रखिएगा कि हम 2020 के 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उन्हें करेंगे। ठीक है, अब कुछ 2 से 3 दिन बाद अगले 5 से 6 दिन का आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा। और इतने सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव वीडियो समझिए। और इसके बाद इन करंट अफेयर को कराने के बाद हम मंथली करंट अफेयर का एक सेशन लेंगे। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो में से अगर थोड़ा भी समझ में आता है, अगर आपको लगता है थोड़ा भी क्वालिटेटिव है या आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को शेयर करते हुए जाइएगा और लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए, ये जो करंट अफेयर है किस किस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, हमारा कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिसको एक नज़र में रखकर एक करंट अफेयर का वीडियो है, यानी कि जो सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं ना, इन्हीं एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चन हैं इन्हीं एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। देखिए, यूपीएसएससी, एसएससी, बैंकिंग, जितनी भी बैंकिंग सेवाएं उनके लिए तो ये समझ लिए रामबाण करंट अफेयर होंगे। ये रामबाण करंट अफेयर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो बैंकिंग लेवल में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टीचिंग एग्ज़ाम्स है उसके लिए तो इतने इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग से ज़्यादा ये टीचिंग एग्ज़ाम्स में काम में आने वाले हैं। टीचिंग एग्ज़ाम में चाहे आप केवीएस का ले लीजिए, चाहे आप सुपर टेट ले लीजिए, चाहे DSSS भी ले लीजिए, तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, ये करंट अफेयर से बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। ठीक है, तो इतने सिलेक्टिव, इतने क्वालिटेटिव लेके आई हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिवांगी माहेश्वरी और ये करंट अफेयर की वीडियो मेरे द्वारा अपलोड की गई है। देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, OIC urges India to take urgent step to protect the right of Muslim minorities. Where is the headquarter of OIC? ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, जो OIC है हमारी, OIC की सबसे पहले एक क्वेश्चन निकलता है कि OIC की जो फुल फॉर्म है वो क्या बनती है। तो अभी आप नोटबुक लेके बैठ जाइए। OIC की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। OIC की जो हमारी फुल फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों है बनने के चांसेस, क्योंकि जो इस्लाम की वजह से जो हमारा सब न्यूज़ में बोला जा रहा है, मैं अपना प्रोस्पेक्ट नहीं बता रही हूँ, एक मैं बात कह रही हूँ आपको, कोई धर्म के लिए नहीं है ये, लेकिन इस्लाम जो जमाती थी उनकी वजह से इंडिया में कोविड-19 का ये स्प्रेडेशन हुआ है। इतना थोड़ा उनकी वजह से ज़्यादा बढ़ गया था, तो स्प्रेड तो ये होना था, लेकिन उनकी वजह से बस थोड़ा अमाउंट में ज़्यादा बढ़ गया। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ एक बात कह रही हूँ। जो OIC है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है। आप इसकी फुल फॉर्म अभी कभी कॉपी में लिख लीजिए अपनी, जहाँ भी आप नोट करें, या आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। ठीक है, तो OIC है, इसका आपसे हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है हमारा पाकिस्तान। OIC का हेडक्वार्टर क्या पाकिस्तान में है, क्या सऊदी अरेबिया में है, क्या सीरिया में है, क्या अफगानिस्तान में है।
तो देखिए इसका जो आंसर बनता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बनता है। जो हमारा ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, इसका जो हेड क्वार्टर है वो हमारा सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, सऊदी अरेबिया के जिद्दा में एक जगह है, वहाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मैप पर दिखाती हूँ कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री यानी कि ओआईसी है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो आप देख सकते हैं ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये है हमारा सऊदी अरेबिया और हमारी इंडिया कुछ यहाँ कहीं है। ठीक है, हमारी इंडिया, इससे भी आप इधर आ जाइए, थोड़ा यहाँ कहीं है और इंडिया से आप इधर साइड में जाते हैं तो आपका ये सऊदी अरेबिया पड़ता है। ये इस्लामिक कंट्री है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ही हमारा मक्का पड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मक्का कहाँ स्थित है, तो मक्का आपका सऊदी अरेबिया में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सबसे पहला जो हज करने वाला जो देश बना है, ई हज करने वाला, यानी कि ई के जरिए ई हज करने वाला जो हमारा पहला देश बना है वो भारत बना है। ठीक है, और देखिए इसके अलावा ये हमारा गल्फ़ कंट्री है, जो सऊदी अरेबिया है वो हमारी गल्फ़ कंट्री है, बिकॉज ऑफ देखिए यहाँ इसके पर्शियन गल्फ़ है, यहाँ रेड सी है, और यहाँ आप अगर इसके नीचे जाते हैं तो गल्फ़ ऑफ एडन है। ठीक है, यहाँ तीन चारों तरफ से, ये लगभग 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं एक तरफ इसके ये ऊपर की साइड में ये ज़मीन है और ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके आसपास क्या कंट्रीज़ है, इजिप्ट है, सूडान है, ठीक है, ईरान है, इराक है, इज़राइल है। इधर जाते हैं अगर हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो यूनाइटेड अरब इमिरात है, ओमान है, यमीन है। ठीक है, और ये इसकी साइड में जो ये इससे सीमा साझा नहीं कर रही है और ना ही इससे सूडान सीमा साझा कर रहा है, ना ही इससे इजिप्ट सीमा साझा कर रहा है। आप देख सकते हैं सीमा साझा नहीं कर रहे हैं, ये इसके गल्फ़ के पार जाकर रेड सी को पार करके, जब हम सऊदी अरेबिया से जब हम रेड सी को पार करते हुए सूडान जाते हैं तो इजिप्ट और सूडान हमारा पड़ता है। ठीक है, यह हमारा जो मेन कंट्री है, जो जॉर्डन है, इज़राइल है, इससे सीमा साझा कर रहा है, ईरान है हमारा, और इराक ईरान है, और यूनाइटेड अरब इमिराट्स है। ठीक है, और नीचे ओमान और यमीन है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि सऊदी अरेबिया में हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का हेड क्वार्टर है और सऊदी अरेबिया में ही हमारा मक्का पड़ता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है, वेयर इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेस्ट ऑफ लेदर बैक सी टर्टल आर ऑब्जर्व्ड। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ पर जो लेदर बैक सी टर्टल होते हैं वो देखने में काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ, इनका एक बहुत बड़ा अमाउंट काफ़ी नंबर में पाए गए हैं, लार्जेस्ट नंबर पाए गए हैं लेदर बैक सी टर्टल का, ये कहाँ पाया गया आपको बताना है। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और देखिए पहला थाईलैंड है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा न्यूयॉर्क है। ठीक है, तो ABCD करके 4 ऑप्शन है, आपके 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से बनेंगे। क्वेश्चन दे रखा होगा, मैं उन यूज़र्स के लिए बता रही हूँ जो फर्स्ट टाइम अगर किसी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं आगे, तो उनके लिए ये क्वेश्चन इस तरीके से मैनेज होगा कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, उसके आगे उसके 4 ऑप्शन होंगे। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से एक बनता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, इतने साल बाद ये लेदर बैक सी टर्टल निकल कर आए हैं, इतने साल बाद निकल के आए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये हमारा बनता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, वीक के जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, मैं वो करंट अफेयर लेके आई हूँ जिनके एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस 99 से 100% बनते हैं। एक भी करंट अफेयर से जो वीकली करंट अफेयर की सीरीज चलेगी ना, उससे एक भी करंट अफेयर आपका बाहर नहीं जाना है, आप ये लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो हमारा जो लेदर बैक सी टर्टल है वो हमारा पाया जाता है थाईलैंड में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो जो हमारा थाईलैंड है वहाँ बीच है, वहाँ बीच पर एक साथ इतने सारे लेदर बैक टर्टल दिखाई दिए हैं कि आज तक नहीं दिखाई दिए। ऐसा क्यों हुआ भाई? अगर दिखाई दिए हैं तो कोई तो रीज़न होगा कि अचानक से कैसे निकला है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो थाईलैंड है वो अभी लॉकडाउन पड़ गया, जैसे कि हमारा कोविड-19 के चलते हमारे पूरी दुनिया लॉकडाउन पड़ी हुई है। ठीक है, जो कोरोना वायरस का महाप्रकोप है, जो पैंडेमिक है, वो चारों तरफ फैली हुई है। इसके चलते मोस्टली कंट्री हमारी, लगभग सारी कंट्रीज़ हमारी
क्या है, लॉकडाउन है। थाईलैंड भी हमारा लॉकडाउन है। वहाँ बीच पर आना जाना कम होता है और उस बीच पर आना जाना कम होता है तो इन कछुओं को मौका मिला है बाहर निकल कर आने का। ठीक है, ये कछुए हमारे मतलब इस तरीके से बोला गया था कि ये विलुप्ति की कगार पे हैं। लगभग 11 कछुए बचे हैं, लेकिन अभी इतनी मात्रा में ये कछुए निकल के आए, इतने लार्जेस्ट नंबर में कछुए निकल के आए हैं कि हमने सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा थाईलैंड में है। आप देख सकते हैं ये है हमारा, देखिए ये आप देख सकते हैं ये हमारा बर्ड मैप है, ये फुल बर्ड मैप है। ये हमारा एशिया है। ठीक है, एशिया में ये देखिए ये हमारा पूरा, ये ऊपर का छोड़ दीजिए, तो ये हमारा पूरा एशिया के अंदर आता है, पूरा ही आता है ये लगभग। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एशिया है। एशिया में आप यहाँ नीचे की साइड में जाएंगे जो आपको रेड डॉट दिखाई देता है, देखिए वो रेड डॉट कहाँ है, अगर आप देखेंगे तो देखिए ये आपका इंडिया है। इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका इंडिया। तो इंडिया से अगर आप थोड़ा राइट हैंड साइड में नीचे की साइड में, अगर जरा सा नीचे की साइड में जाते हैं तो आपको यहाँ क्या दिखाई देगा, थाईलैंड दिखाई देगा। नीचे भी जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा साइड में। थाईलैंड को अगर मैं बड़ा करके दिखाऊँ, थाईलैंड इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है, ये टूरिस्ट का काफ़ी अच्छा प्लेस है। यहाँ देख सकते हैं ये इंडिया है हमारी, ये देखिए यहाँ देखिए ये बांग्लादेश है, यहाँ आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, तो बांग्लादेश के आसपास ही ऊपर ये इंडिया है। ठीक है, ये सब हमारी इंडिया है। ये हमारा म्यांमार है, म्यांमार से लाओस, और म्यांमार के जस्ट पास में हमारा थाईलैंड है। तो यानी कि हमारा इंडिया से थाईलैंड कहाँ पड़ा है, इतनी दूर पड़ा, ज़्यादा दूर नहीं है। और इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक बंगाल की खाड़ी पड़ती है। ठीक है, आपको ये बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही है, इसे गल्फ ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में हमारी बंगाल की खाड़ी पड़ती है। थाईलैंड के लेफ्ट हैंड साइड पे आपका अंडमान सागर दिखाई दे रहा है, देखिए आप यहाँ पर थाईलैंड के लेफ्ट हैंड साइड पे अंडमान सागर है और राइट हैंड साइड पे हमारी थाईलैंड की खाड़ी है। ठीक है, और ये अपनी सीमाएं साझा करता है, देखिए किस किस देश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ये हमारा सीमाएं साझा करता है म्यांमार के साथ। आप ये देख सकते हैं, ये थाईलैंड है, ये इसके देखिए ये इसकी बाउंड्रीज हैं। ठीक है, इसकी बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं। ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, लाओस के साथ, वियतनाम के साथ, कंबोडिया के साथ, और नीचे अगर चलेंगे तो नीचे हमारा ये मलेशिया के साथ सीमा साझा करता है। आप यहाँ देख सकते हैं मलेशिया के साथ। ठीक है, मलेशिया और थाईलैंड की काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है, किसी दिन मौका मिलेगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट। ठीक है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू जियो टैग इट्स 7,368 कम्युनिटी किचन्स एंड कम्युनिटी शेल्टर्स अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोड्यूस 12 लाख फूड पैकेट्स इन अ डे। कौन सा ऐसा पहला इंडियन स्टेट बना है। ठीक है, यहाँ इंडियन स्टेट के बारे में बात हो रही है। कौन सा ऐसा पहला इंडियन स्टेट बना है जिसने पर डे 12 लाख फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, या प्रोड्यूस किए। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट में, अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इसने जियो टैग कम्युनिटी किचन की स्थापना की है। ठीक है, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट है हमारा यूपी, सेकंड है हमारा एमपी, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका एमपी, थर्ड है आपका गुजरात, और फोर्थ है आपका तमिलनाडु। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कम्युनिटी किचन शुरू की है, जियो टैग इट्स कम्युनिटी किचन्स एंड 75 डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस इन्होंने 12 लाख फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, प्रोड्यूस किए। ठीक है, कम्युनिटी शेल्टर प्रोवाइड किए हैं लोगों को, और क्यों किए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप यूपी के हैं तो आपको ये बात पता होगी, हमारे यूपी की सरकार, हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने कम्युनिटी शेल्टर एंड 75 डिस्ट्रिक्ट में 12 लाख फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी इन सब मामलों में फर्स्ट नंबर पर चल रहे हैं। इन्होंने सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सब किया है। ठीक है, तो पहला कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला भारत का राज्य कौन सा होगा, हमारा यूपी होगा। और जियो टैग कम्युनिटी किचन फर्स्ट यूपी है, और 75 डिस्ट्रिक्ट में 12 लाख फूड पैकेट कहाँ हुए हैं, हमारे यूपी में हुए हैं। तो आपका इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है, यूपी। ठीक है, तो यूपी आप अगर मैप में देखते हैं, अगर आप इस मैप को यूज़ करेंगे, यहाँ देखिए ये हमारा इंडिया है, ये हमारा आपको इंडिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंडिया में ये ऊपर की साइड में
ये हमारा यूपी है, ठीक है। ये हमारा इंडिया का नॉर्थन स्टेट है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। और यूपी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री योगी जी आदित्यनाथ, ठीक है। और यूपी की जो गवर्नर जनरल है वो है आनंदीबेन पटेल। ये भी क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब लगता है इस बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, यूपी की गवर्नर जनरल कौन है, ठीक है। तो आनंदीबेन पटेल। और एक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला यूपी से क्वेश्चन है कि यूपी में जो लखनऊ है, यूपी की हमारी यूपी की कैपिटल क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। यूपी की कैपिटल हमारी लखनऊ है, ठीक है। तो यूपी की कैपिटल हमारी लखनऊ है, तो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। किस नदी के किनारे स्थित है। मैं बाइलिंगुअल चल रही हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, तो इसमें ना ही तो हिंदी वाले बच्चों का कुछ नुकसान है, ना ही इंग्लिश वाले बच्चों का कुछ नुकसान है। दोनों ही आप इससे प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश आपकी ज़्यादा अच्छी है, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो भी आपको ये वीडियो सही रहेगी। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी ये वीडियो आपको सही रहेगी। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ पर थे कि यूपी की जो कैपिटल हमारी लखनऊ है वो किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो यूपी की कैपिटल है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो सेकंड क्वेश्चन में जो आपसे पूछने जा रही हूँ, ये अभी फिलहाल यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यूपी टेट के एग्जाम में ये पूछा गया है कि यूपी का, ठीक है, यूपी का राष्ट्रीय पक्षी, राजकीय पक्षी कौन सा है, ठीक है। राजकीय पक्षी कौन सा है हमारा, सारस, ऐसे क्रॉच भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये तो बता ही दिया मैंने आपको कि यूपी की गवर्नर जनरल कौन है, हमारी आनंदीबेन पटेल। ओके, इतना क्लियर है। यूपी से संबंधित आपके इतने सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, Which institute has developed an efficient low cost electrocatalyst, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, Which institute has developed an efficient low cost electrocatalyst from fish gills to develop environment friendly renewable energy conservation and storage technologies। तो कौन सा ऐसा स्टेट है, ठीक है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने एक इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, एक ऐसा लो कॉस्ट कैटलिस्ट डेवलप किया है फिश किल से, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकता है। आपको रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में तो पता होगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसे हम दोबारा से रीन्यू कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको इससे पता चला, री माने दोबारा, रीअरेंज आ जाएगा, यहाँ पे अरेंज के आगे री लग गया है तो री का मतलब हमारा है दोबारा, ठीक है। ऐसे न्यू के आगे री लग गया यानी कि दोबारा से न्यू बना लेना, ठीक है। तो दोबारा से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो उस एनर्जी को हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के बच्चों का काम इसमें हो गया, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिस एनर्जी को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते वो हमारी नॉन लग जाएगा, बस आगे नहीं, नॉन नहीं के लिए नॉन लग जाएगा, वो हमारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो आपको बताना है इंस्टीट्यूट जिसने लो कॉस्ट इलेक्ट्रोकैटलिस्ट, आपको ध्यान रखना है लो कॉस्ट इलेक्ट्रोकैटलिस्ट है, ये हमारा इलेक्ट्रोकैटलिस्ट है, ठीक है। ये डेवलप किया है फिश के गिल से, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिन्यूएबल एनर्जी कंजर्वेशन है स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो इसके देखिए चार ऑप्शन है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, इंस्टीट्यूट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और थर्ड है हमारा अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, और फोर्थ है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो सही है बिल्कुल, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो कि हमारा मोहाली में स्थित है, ठीक है, जो कि हमारा मोहाली में स्थित है, एक लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक कैटलिस्ट डेवलप किया है फिश के गिल से। ये जो क्वेश्चन रहेगा ये आपके यूपीएसएससी एंड बैंकिंग के प्रोस्पेक्ट से ज़्यादा बेटर है। टीचिंग एग्जाम के लिए थोड़ा कम है, टीचिंग एग्जाम के लिए मैं उसे थोड़ा 1% कम मानूंगी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अब टीचिंग एग्जाम का भी जो हमारा जो लेवल है वो अब वो लेवल नहीं रहा है जो कुछ साल पहले था। आज से 2 साल पीछे भी चले जाइए ना, काफ़ी अच्छा, काफ़ी इजी लेवल था, लेकिन अब जो लेवल होता जा रहा है वो धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा है। इस साल का आप लेवल देखिएगा क्या मज़ेदार लेवल होता है। तो उसका हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसने इलेक्ट्रोकैटलिस्ट डेवलप किया था किससे, फिश के गिल से, ठीक है। तो इसका ये हमारा ऑप्शन सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमारा, हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया इन द वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ G20 कंट्री।
इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था जब G20 कंट्रीज़ के हेल्थ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हो रही थी? तो इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप इसके ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं। अगर आपको इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर का नाम पता है तो आपको इसका आंसर निकालने में काफ़ी आसानी होने वाली है। देखिए, हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? हमारा हेल्थ मिनिस्टर ही पार्टिसिपेट करेगा। आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक है, फर्स्ट है हमारा डॉक्टर हर्षवर्धन, सेकंड है निर्मला सीतारमन, सी है हमारा नरेंद्र मोदी और डी है हमारा राजनाथ सिंह। इन चारों में से किसने पार्टिसिपेट किया था G20 के हेल्थ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में? तो आपका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए ठीक। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था G20 कॉन्फ्रेंस में, जो कि हेल्थ मिनिस्टर की थी। देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारे हर्षवर्धन, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड बग स्नीफर a sensitive and low cost sensor to rapid detect bacteria? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने एक ऐसा बग स्नीफर का डेवलपमेंट किया है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आसपास के बैक्टीरियाज के लिए? ठीक है, जो आसपास बैक्टीरिया पाए जाएंगे उनके लिए ये बग स्नीफर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बहुत रैपिडली रिजल्ट देता है कि आपके आसपास किस तरीके के बैक्टीरिया उपस्थित हैं। ठीक है, ये है कोविड-19 के चलते बनाया गया है। इतना छोटा बैक्टीरिया है, हालांकि इसका साइज उतना छोटा नहीं बताया जाता, अदर बैक्टीरिया के मुकाबले ये बड़ा है, बट जो अदर वायरस के मुकाबले बड़ा है। ठीक है, इस तरीके के जो छोटे छोटे वायरस होते हैं, उससे भी छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, उनका भी ये बग स्नीपर की वजह से रैपिडली पता लगाया जा सकता है। तो हमसे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका एक आंसर सही है। तो 4 ऑप्शन आपके क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। ऑप्शन नंबर बी है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली। थर्ड है ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद। फोर्थ है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो जो हमारा बग स्नीफर है जो इतना सेंसिटिव है, वो बनाया गया है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। ठीक है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा बनाया गया ये बग स्नीपर है, ये काफ़ी हाईली सेंसिटिव है। ठीक है, पोर्टेबल डिवाइस है, ये डिटेक्ट कर सकता है लगभग 10 बैक्टीरिया। ठीक है, 10 बैक्टीरियल सेल को डिटेक्ट कर सकता है किसी एक ऐसे सैंपल में जो ओनली साइज में 1 मिलीमीटर का है। ठीक है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर आपके पास एक 1 मिलीमीटर का सैंपल है तो उसमें से ये 10 बैक्टीरियल सेल को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इन जस्ट 30 मिनट, मात्र 30 मिनट में। ठीक है, और ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखने से पहले ये देख सकते हैं, इस तरीके के अगर आप बैक्टीरिया आसपास अगर है और अगर आपके पास एक मिलीमीटर के बारे में बात करूँ, आप सोच सकते हैं 1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है। 1 मिलीमीटर देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर का भी 1/10 पार्ट होता है। तो ये तो हमारा 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, आप इसका 1/10 पार्ट चला जाइए तो इतना बहुत छोटा ये जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इतना बड़ा, इतनी छोटे से सरफेस में ये लगभग 10 बैक्टीरिया सेल फाइंड कर सकता है, इतना ज़्यादा ये सेंसिटिव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड मोर एनर्जेटिक एफिशिएंट मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी? अब आप देखिए क्या बोला जा रहा है, मोर एनर्जेटिक एफिशिएंट मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तो आपको पता है, रैंडम फॉर RAM। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारी कंप्यूटर में होती है, डेवलप की है डेट कैन स्टोर मोर डाटा इन स्मॉलर वॉल्यूम। जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो हमारा किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है, जो बहुत छोटे से वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करके रख सकती है। तो हमारे इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है।
द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च मोहाली। तो इन चारों ऑप्शंस में से आप बताइए आपका ऑप्शन कौन सा आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, आईआईटी मंडी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के साइंटिस्ट ने एक ऐसा मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बताया है जो एक बहुत छोटे से वॉल्यूम में सब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करके रख सकता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फास्टर है, मोर एफिशिएंट है, मोर एनर्जेटिक है और कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मोर इन्फॉर्मेशन इन स्मॉलर वॉल्यूम देन अदर डिवाइसेस, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अ हाई लेवल टास्क फोर्स। हाई लेवल टास्क फोर्स पे आप जरा नज़र डालिए। ये अब देखिए क्या पूछा जा रहा है। विच इज़ को चेयर्ड बाय द मिनिस्टर नीति आयोग, ठीक है, एंड प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिसर्च ऑन कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पर रिसर्च करने के लिए एंड डेवलप अ वैक्सीन, और उसकी वैक्सीन डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया है, ठीक है, जो कि को चेयर की जाएगी नीति आयोग के द्वारा और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइज़र, ठीक है, जो हमारे साइंटिफिक एडवाइज़र हैं उनके द्वारा, ठीक है, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये काम करेगी, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से आपको बताना क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, हु इज़ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र कौन है। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है के विजय राघवन, सेकंड है अरुण भारद्वाज, थर्ड है आपका रुद्र तेज सिंह और फोर्थ है गोपाल मित्तल। जो आपको ऑप्शन सही है वो है आपका के विजय राघवन। के विजय राघवन की अध्यक्षता में, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो कि कोरोना वायरस वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए और कोरोना वायरस पे रिसर्च करने के लिए काम करेगी, ठीक है। और जो हमारे के विजय राघवन है ये हमारे क्या है, साइंटिफिक एडवाइज़र है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रोफेसर के विजय राघवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद मिलियंस ऑफ इंडियंस एम्ड द पेंडेमिक। जो हमारे यूनियन ऑफ हेल्थ मिनिस्टर्स एंड फैमिली वेलफेयर्स हैं, ठीक है, उन्होंने, जिनका नेम डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसकी जो प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि डायरेक्ट चैनल का काम करेगा मिलियंस ऑफ इंडियंस के बीच में कम्युनिकेशन का, ठीक है, एम द पैंडेमिक, इस पैंडेमिक के टाइम पर। तो इस समय जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका नेम बताना है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है कोविड-19 सेवा, ऑप्शन नंबर बी है कोविड-19 केयर, सी है कोविड इंडिया पैंडेमिक, डी है आपका कोविड इंडिया आउटडोर। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने कोविड इंडिया सेवा करके एक ऐप लॉन्च की है। उसकी मदद से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसका एम ये इस्टेब्लिश करना है, एक डायरेक्ट चैनल को इस्टेब्लिश करना है विद मिलियंस ऑफ कम्युनिकेशन विद मिलियंस ऑफ इंडियंस एम्ड द पैंडेमिक के टाइम पे मिलियंस ऑफ हमारे जो इंडियंस हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करने का। ये जो है ये हमारा 21 अप्रैल को लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये कार्यक्रम हमारा 21 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। The initiative is aimed at enabling a transparent e-governance delivery in real time and answering citizens' queries swiftly at scale, especially in crisis situation like the ongoing COVID-19 pandemic, ठीक है। जो मतलब ई गवर्नेंस जो डिलीवरी है, यानी कि जो ई पोर्टल के ज़रिए जो भी डिलीवरी है या
इन रियल टाइम मतलब हाल के हाल आपकी बातों का उत्तर दिया जाएगा, और जो भी इंडियन सिटीज़न की जो क्वेरीज होंगी उनका बहुत जल्दी रैपिडली आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविड इंडिया सेवा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ द प्राइवेट सेक्टर लैंडर सिटी यूनियन बैंक। प्राइवेट सेक्टर लैंडर सिटी यूनियन बैंक के MD एंड CEO कौन है? तो उसका आंसर है एन कामकौड़ी, ठीक है। एन कामकौड़ी हमारे जो प्राइवेट सेक्टर लैंडर सिटी यूनियन बैंक है उसके हमारे MD एंड CEO हैं। ये दोबारा से अपॉइंट किए गए हैं MD एंड CEO। इससे पहले भी ये इसके MD एंड CEO थे, ठीक है। अगले 3 साल के लिए ये फिर से इसके CEO एंड MD अपॉइंट कर दिए गए हैं। MD का मीन्स होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का मीन्स होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, ऑफ द बैंक। यहाँ बैंक के बारे में बात हो रही है, इस वजह से मैंने ऑफ द बैंक लगाया है, ठीक है। द अपॉइंटमेंट वॉज अप्रूव्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये 20 अप्रैल को, आप ध्यान रखना 20 अप्रैल को ये अपॉइंटमेंट अप्रूव किया गया है, ठीक है। जो हमारी RBI है उसके द्वारा किया गया है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये रीअपॉइंटमेंट है इनका, जैसे कि मैंने अभी बताया था, अभी 3 इयर्स फर्दर काम कर सकेंगे, ठीक है। और जो इनका कार्यकाल है वो 1 मई से दोबारा इफेक्टिव हो जाएगा, 1 मई से दोबारा इफेक्टिव हो जाएगा इनका कार्यकाल, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ रिजर्व बैंक के बारे में बात हो रही थी, किसने इन्हें अपॉइंट किया है? रिजर्व बैंक ने, ठीक है। तो RBI ने इन्हें अपॉइंट किया है। तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 19 में RBI की स्थापना हुई थी, ठीक है। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? RBI का हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई में। कहाँ पर है हमारा RBI का हेडक्वार्टर? मुंबई में। और थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि RBI के 25 नंबर के गवर्नर कौन है? ठीक है, RBI के 25 नंबर के गवर्नर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो RBI है, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स में तो RBI से संबंधित आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जरूर जा सकता है। 25 नंबर के जो गवर्नर हैं वो है हमारे शक्तिकांत दास। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, शक्तिकांत दास। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और अभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो मैंने फ़ोटो लगाई हुई है, ये है हमारे एन कामकोड़ी की, जो कि हमारे जो MD एंड CEO बने हैं लैंडर सिटी ऑफ यूनियन बैंक, ठीक है। ये एक प्राइवेट सेक्टर है जो लैंडर सिटी एंड यूनियन बैंक है। विच फॉर PM नरेंद्र मोदी ऑन पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2020। तो जो पंचायती राज डे के मौके पे जो कि 24 अप्रैल को होता है, देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 24 अप्रैल को, ठीक है। और जो पंचायती राज डे पे जो हर साल हमारे जो PM प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक सभा का आयोजन करते हैं, और इस बार उन्होंने ई पोर्टल के माध्यम से किया, यानी कि उन्होंने ऐसी टेलीविज़न के माध्यम से किसानों से संपर्क किया था। तो इन्होंने एक किसानों के हित में एक पोर्टल का लॉन्च किया है। उस पोर्टल का आपको नाम बताना है। इन्होंने एक नहीं 2 चीज़ों को लॉन्च किया था, उनमें से मैंने एक पूछा है, वो पोर्टल को आपको नाम बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन A है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ऑप्शन B है ई ग्राम स्वदेश पोर्टल, C है ई ग्राम पोर्टल, और D है हमारा ई किशन पोर्टल। तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने पंचायती राज्य को, जो पंचायत हैं, उन्हें लिस्टेड करने के लिए, ठीक है, उन्हें लिस्टेड करने के लिए और उनके वर्क की प्लानिंग को इम्प्लीमेंट देने के लिए एवरी विलेज में अंडर डेवलपमेंट पंचायत प्लान का मतलब ये है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत जितने भी प्लान होंगे, जितने भी प्लान्स हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर ग्राम में इसके बारे में पता लगाया जा सकेगा। तो इस पोर्टल का नाम बताइए। इस पोर्टल के माध्यम से हर गांव में जो हमारे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान हैं उनके बारे में पता लगाया जा सकेगा। तो ये है हमारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इसकी मदद से आप कहीं भी
किसी भी गांव को लिस्टेड करके, और लिस्टेड गांव में से आप उनके जो प्लानिंग्स हैं, जो फंड्स हैं, उनके बारे में आप आसानी से ई पोर्टल के माध्यम से, ई पोर्टल का मतलब होता है आपको वहाँ फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐप या किसी भी ऐसे कम्युनिकेशन किसी भी टेक्नोलॉजी की वजह से आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम द एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय CSIF, इनेबल द मूवमेंट ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स विदाउट फिजिकल टच। तो CSIF के द्वारा कौन सा ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसकी वजह से आप बिना किसी फिजिकल टच के, बिना फिजिकल टच के किसी भी फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट को बिना किसी फिजिकल टच के यूज़ कर सकेंगे। यानी कि एक पोर्टल का नाम बताना है हमें, कौन सी ऐप लॉन्च की गई है। तो उसके आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसके 4 ऑप्शन ये हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ई फाइल्स, सेकंड है ई ऑफिस, थर्ड है आपका ई केंद्र, और फोर्थ है फाइल्स। तो हमारा जो लॉन्च किया गया है एप्लीकेशन वो है हमारा ई फाइल्स। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसके द्वारा आप बिना किसी फिजिकल टच के फाइल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन PDF या किसी भी तौर पर इस पोर्टल पे या इस ऐप पर आपकी फ़ाइल आएगी और आप उसे वहीं से देख सकते हैं, आपको किसी फिजिकल टच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड चित्रामंगा एंड इनोवेटिव RNA एक्सट्रैक्शन किट इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर आइसोलेटिंग RNA फ्रॉम स्वैप्स फ्रॉम कोविड-19 टेस्ट। तो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने RNA मतलब जो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोविड-19 से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो उसको बचाने के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति का प्लाज्मा लिया जाता है जो व्यक्ति पहले कोविड-19 से पीड़ित था लेकिन अभी सही हो गया है, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, तो किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है RNA एक्सट्रैक्शन किट, ठीक है, जिसकी मदद से आप ये टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 19 के जो कोविड-19 से 13 क्वेश्चन है आपका। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड चित्रामंगा एंड इनोवेटिव RNA एक्सट्रैक्शन किट इनोवेशन टेक्नोलॉजीज फॉर आइसोलेशन RNA फ्रॉम स्वैप्स फॉर कोविड-19 टेस्ट। तो इसके आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। श्री चित्रा ट्रिनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड है आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, थर्ड है आपका जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, और फोर्थ है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सही है, श्री चित्रा ट्रिनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड लॉकडाउन लर्नर सीरीज ऑफ ऑनलाइन डायलॉग्स विद स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर इन इंडिया। यहाँ स्टूडेंट आपका 2 बार लिख गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्च्ड लॉकडाउन लर्नर सीरीज़। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टूडेंट्स के लिए और जो हमारे एजुकेटर्स हैं इंडिया के उनके लिए एक लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ को लॉन्च किया है। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है NDB, सेकेंड है UNODC, थर्ड है आपका ADB, ठीक है ADB, और फोर्थ है आपका ICMR। तो आपके इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन है, जो आपका ऑप्शन सही है, कौन से इंस्टीट्यूट ने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ लॉन्च की है, वो है हमारा आपका UNODC। UNODC के द्वारा हमारी एक लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ लॉन्च की गई है। इस लॉकडाउन लर्नर सीरीज़ के माध्यम से, ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ये इंक्लूड करती है कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पीस एंड रूल्स ऑफ लॉ। ठीक है, एंड द डायलॉग हैव बीन लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशन बॉडी अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम एजुकेशन फॉर जस्टिस। ठीक है, इसका आपको फ्लैगशिप प्रोग्राम ध्यान रखना है, एजुकेशन फॉर जस्टिस। क्या है आपका एजुकेशन फॉर जस्टिस, एजुकेशन फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए शिक्षा। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ बताना है UNODC की फुल फॉर्म क्या है। UNODC की आपकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम्स। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ऑन विच डे अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड, किस दिन हमारा अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर तरीके के एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाला है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्थ डे होता है हमारा 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को हमारा अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंस्ट्रक्टेड अ न्यू परमानेंट ब्रिज नेम्ड कोसोवाल एनक्लेव ऑन विच रिवर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कोसोवाल एनक्लेव नाम का जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है किस नदी पे किया है। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में ये है आपके, फर्स्ट है आपका रावी, बी है ब्यास, सी है सतलज और डी है गंगा। तो हमारी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी आपको पूछी जा सकती है। BRO की फुल फॉर्म बताइए। तो BRO लिखा हुआ होगा तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी होगी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक न्यू परमानेंट ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है। पहले टेम्परेरी ब्रिज हुआ करता था जो कि जब बारिश के टाइम पे या बाढ़ के टाइम पे टूट जाया करता था, लेकिन अब परमानेंट ब्रिज बना दिया गया है जिसका नेम आपका रखा गया है कोसोवाल एनक्लेव। ठीक है, तो ये ब्रिज आपका किस नदी पे बनाया गया है? ये ब्रिज आपका बनाया गया है आपके रावी नदी पर। ठीक है, तो रावी नदी पर कोसोवाल एनक्लेव नाम का एक ब्रिज बनाया गया है। तो चलिए ये देखिए, आप देख सकते हैं ये है आपका ब्रिज। ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक जाता है। ये एक परमानेंट ब्रिज की तरह काम करेगा। ठीक है, ये रावी नदी है हमारी, ये जो नदी बह रही है ये हमारी रावी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एजेंसी स्टेटेड दैट द एयर पॉल्यूशन ओवर नॉर्थन इंडिया हैज़ ड्रॉप 20 ईयर्स। ठीक है, यहाँ 2020 नहीं है, 220 नहीं है, सिर्फ 20 ईयर्स लो दिस टाइम ऑफ द ईयर। किस एजेंसी ने ये बताया है कि जो हमारा एयर पॉल्यूशन है वो पिछले 20 साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा नीचे स्तर पे आ चुका है। तो आपके यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और ऊपर रावी नदी वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसे याद कर लेना है। आपका ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 15, 16 और 17 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसरो, ऑप्शन नंबर बी है नासा, ऑप्शन नंबर सी है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ऑप्शन नंबर डी है रॉस्कोमॉस। तो किसने बताया है कि जो हमारा जो पॉल्यूशन का लेवल है, एयर पॉल्यूशन का लेवल है, नॉर्थन इंडिया की बात हो रही है, नॉर्थन इंडिया के बारे में आप ध्यान रखना, नॉर्थन इंडिया के बारे में, जो उत्तरी हमारा भारत है उसके बारे में बात हो रही है। अभी तक के 20 साल के लेवल में सबसे नीचे चला गया एयर पॉल्यूशन। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, नासा। नासा के द्वारा बताया गया है कि जो पॉल्यूशन है वो 20 साल के स्तर में सबसे नीचे गया है। अब देखिए ये है हमारा नासा का लोगो, और आप देख सकते हैं ये हमारा नासा का लोगो, और जो नासा है वो हमारी इंडिया की नहीं है, वो हमारी US की है, और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो फुल फॉर्म है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। नासा की फुल फॉर्म आपकी बनती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और जो नासा का मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है। ठीक है, अमेरिका के USA के वाशिंगटन DC में आपका नासा का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी आपकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन HRD मिनिस्टर, MHRD मिनिस्टर होगा, ह्यूमन HRD मिनिस्टर लॉन्च प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेटिंग ई-लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूट्स इन बोथ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। क्या है हमारे जो MHRD मिनिस्टर है, जिनका हमारे MHRD मिनिस्टर कौन है? अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, हु इज़ अवर MHRD मिनिस्टर? हमारे MHRD मिनिस्टर कौन है? ठीक है, तो MHRD की फुल फॉर्म होती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हमारे जो मिनिस्टर है उनका नाम बताना है। तो उनका नेम है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल हमारे MHRD मिनिस्टर है। ठीक है, तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या होगा, कोई भी डेवलपर है या कोई भी टीचर है वो अपना ई-लर्निंग कंटेंट जो भी वो सहायता देना चाहता है इस प्लेटफॉर्म में, वो अपना ई-लर्निंग जो कंटेंट है वो दान में दे सकता है इस इंस्टीट्यूट को। ठीक है, ये हायर एजुकेशन और लोअर एजुकेशन दोनों के लिए काम में करेगा। तो इस इंस्टीट्यूट ने जो लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म, उसका नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए
विद्या ज्ञान 2.0, ऑप्शन बी है विद्या दान 2.0, ऑप्शन सी है विद्या दान 2.0, ऑप्शन बी था आपका, ध्यान रखिए, विद्या धन 2.0 और यह है आपका विद्या दान 2.0 और आपका डी ऑप्शन है सब पढ़ें 2.0। तो आपका 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है विद्यादान 2.0, जो हमारे MHRD मिनिस्टर हैं उन्होंने विद्यादान 2.0 नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दीक्षा एक ऐप है, उसके माध्यम से ये काफ़ी सालों से काम कर रही है। उसके माध्यम से आप अपना जो भी आपका ई-लर्निंग कंटेंट है वो आप यहाँ पर गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेशनल शिपिंग बोर्ड। नेशनल शिपिंग बोर्ड के हमारे जो हेड हैं किसे अपॉइंटमेंट किया गया है, तो विजय शंकर। इसके 4 ऑप्शन बनते हैं, विजय शंकर, जयशंकर, मालिनी शंकर और RK शंकर। तो हमारे जो शिपिंग बोर्ड है, शिपिंग तो आपको पता है शिपिंग का क्या मतलब होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो मालिनी शंकर है जिन्हें हमारा नेशनल शिपिंग बोर्ड का हेड अपॉइंटेड किया गया है, ठीक है। शिपिंग का मतलब होता है जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाना सामान लेकर, ठीक है। तो ये हमारा शिपिंग बोर्ड की मालिनी शंकर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ऑन विच डेट बर्ड बुक डे सेलिब्रेटेड। किस डे को बर्ड बुक डे सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है। बर्ड बुक डे के बारे में बात हो रही है, किस दिन सेलिब्रेट हुआ था। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है आपका 24 अप्रैल, बी है 23 अप्रैल, सी है आपका 21 अप्रैल, डी है 22 अप्रैल। आपको इन चारों ऑप्शन में से जो भी आपका सही ऑप्शन है, जो भी सही आंसर है वो बताना है किस दिन बर्ड बुक डे बनाया जाता है, ठीक है। तो बर्ड बुक डे आपका बनाया जाता है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को आपका बर्ड बुक डे बनाया जाता है। इसका दूसरा नाम हम ले सकते हैं, इसका सेकंड नेम हम दिखाएं तो ये है बर्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ड बुक एंड कॉपीराइट डे बोलकर भी पूछा जा सकता है। तो आपको 23 अप्रैल ही बताना है क्योंकि बात दोनों की एक ही है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खोंगजोन डे इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। खोंगजोन डे किस स्टेट में मनाया जाता है। आपके यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मिजोरम, असम, मणिपुर या सिक्किम। तो हमारा जो डे हमारा मणिपुर में मनाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ आपका ये हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के 7 सिस्टर्स हैं। और यहीं पर आपका अगर आप इसको यहाँ फ़ोटो नहीं है इसकी, अगर इसको आप जूम करके देख सकते हैं तो यहाँ पर कहीं आपका मणिपुर है, ठीक है। यहाँ कहीं आपका मणिपुर है, ठीक है। तो यहाँ मणिपुर में खोंगजोन डे मनाया जाता है। ये एंग्लो मणिपुर वॉर के लिए उसकी याद में जो वहाँ पर जो भी सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे तो उसकी याद में मणिपुर में खोंगजोन डे मनाया जाता है, ठीक है। विच इज़ द नेम ऑफ द चाइना फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन। चाइना के पहले मार्स के एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम बताना है आपको। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सनराइज मिशन, बी है ताइवान 1, सी है आपका मार्स मिशन और डी है मिशन 2.1। तो देखिए चाइना ने अभी एक मिशन लॉन्च किया है, उस मिशन का नाम है हमारा ताइवान 1, ठीक है। ताइवान 1 जो मिशन है वो मार्स मिशन है, चाइना का पहला मार्स मिशन है जो एक्सप्लोर करने के लिए जाएगा मार्स पर। आप ध्यान रखिए कि इंडिया ने अपना जो पहला मार्स मिशन है वो पहले ही लॉन्च कर चुके हैं और वो वहाँ पर एक्सप्लोर कर भी चुका है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप यहाँ देख सकते हैं आपका चाइना, यहाँ देखिए यहाँ जो लास्ट क्वेश्चन था मणिपुर, तो यहाँ है मणिपुर आपका, ठीक है। यहाँ है एग्जैक्ट मणिपुर आपका और यहीं पर आपका खोंगजोन डे मनाया जाता है। ये डे आपका जो ब्रिटिशर्स थे उनकी वजह से जो वहाँ जो आतंक फैला हुआ था तो वहाँ पर एंग्लो मणिपुर वार हुआ था, ठीक है। जो 31 मार्च से लेकर 27 अप्रैल 1891 के करीब की ये बात है, ठीक है।
और इसमें ब्रिटिश जो लोग हैं उनकी विक्ट्री हुई थी और साथ के साथ मणिपुर के काफ़ी सारे सैनिक मारे गए थे। तो उनकी याद में, ठीक है, उनकी याद में जो है खोमजन डे हर साल मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ मणिपुर आप यहाँ देख चुके हैं और ठीक है, और हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दिया। चाइना का पहला मार्स मिशन है ताइवान में। अब 23 क्वेश्चन है हमारा। इंडिया लॉन्च्ड हाउ मैनी टन्स ऑफ मेडिसिन टू नेपाल फॉर फाइटिंग कोविड-19। कोविड-19 की लड़ाई में इंडिया ने जो नेपाल है उसको कितनी मेडिसिन है वो दे दी है। ठीक है, कितने टन मेडिसिन दिए, सिर्फ कितनी मेडिसिन के बारे में बात नहीं हो रही है, कितने टन मेडिसिन दी है इंडिया ने नेपाल को। ठीक है, तो इंडिया ने नेपाल को 23 टन्स मेडिसिन दी है कोविड-19 पेंडेमिक के चलते। ठीक है, और जो हमारे इंडिया के द्वारा जो मेडिसिन दी गई है उसमें जो पैकेज है 8.25 लाख डोजेस है एसेंशियल मेडिसिन का, और उसमें 3.2 लाख डोजेस हैं पैरासीटामोल एंड 2.5 लाख डोजेस है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था, और जो मणिपुर वाला हमारा जो क्वेश्चन था वो भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस रिपोर्ट। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ग्लोबल नेटवर्क रिपोर्ट जारी की है जो फूड क्राइसिस है उसके लिए। ठीक है, जो अभी लॉकडाउन के चलते जो भी हमारे फूड क्राइसिस हो रहे हैं, खाने की किल्लत पड़ रही है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये, तो देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूएन, सेकंड है आपका एडीबी, थर्ड है आपका आईएमएफ एंड फोर्थ है आपका डब्ल्यूबी। तो इन ऑप्शंस में से जो आपका सही उत्तर है वो है आपका यूएन। तो यूनाइटेड नेशंस है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है फूड क्राइसिस रिपोर्ट के नाम से। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि ऑल अराउंड 135 मिलियन पीपल हैं अक्रॉस 55 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, जो कि मतलब फूड्स इनसिक्योरिटी है 135 मिलियन लोगों को ओवरऑल 55 कंट्रीज़ में। ठीक है, अराउंड 55 फूड क्राइसिस कंट्रीज़ कवर्ड बाय द रिपोर्ट, लगभग 55 कंट्रीज़ को इसने कवर्ड किया है इस रिपोर्ट में। एंड 75 मिलियन चिल्ड्रन वर स्टन्ड, 183 पीपल वर क्लासिफाइड इन स्ट्रेस्ड कंडीशन, और 183 मिलियन लगभग लोग हैं जो स्ट्रेस कंडीशन में क्लासिफाइड किए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, किसने ये रिपोर्ट जारी की थी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है आपका। तो विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस रिपोर्ट, तो हमारा आंसर होगा यूएन। 25th क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ मिलेट सैटेलाइट, और मिलिट्री होगा यहाँ पर, मिलिट्री सैटेलाइट ऑन 22 अप्रैल 2020। तो इसमें से किस कंट्री ने अपनी एक पहली मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की है, इस कंट्री की पहली सैटेलाइट है। तो आपको इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंडिया, सेकंड है आपका ईरान, थर्ड है आपका पाकिस्तान एंड फोर्थ है आपका इजराइल। तो ईरान ने अपनी सबसे फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की है। जो सैटेलाइट है वो एक मिलिट्री सैटेलाइट है, और इसकी वजह से जो अमेरिका है वो थोड़ा उसके लिए थोड़ा कहा जाए तो खतरे की बात है, क्योंकि इसने जो ईरान है वो अमेरिका है जो ईरान के हमेशा खिलाफ रहता है, और उसके लिए थोड़ी ये खतरे की बात है। ठीक है, ये 2 स्टेजेस लॉन्च लुक प्लेस इन ईरान सेंट्रल डेजर्ट। ठीक है, ये जो था ये हमारा ईरान के सेंट्रल डेजर्ट में हुआ था। द सैटेलाइट वाज सेंट इनटू ऑर्बिट यूजिंग द गॉशेड और मैसेंजर सैटेलाइट। ठीक है, इसको मैसेंजर सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। ये जो हमारी जो ईरान से जो सैटेलाइट भेजी गई है मैसेंजर सैटेलाइट के जरिए आप ये भेजी गई। 26 क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल प्लांट टू इम्प्लीमेंट विच ड्रग अगेंस्ट कोविड-19। तो यहाँ पर CSIR है, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल प्लांट ने प्लांट टू इम्प्लीमेंट विच ड्रग अगेंस्ट कोविड-19। इसने कोविड-19 के अगेंस्ट कौन सा ड्रग काम में आएगा ये बताया है, या कौन सा ड्रग इम्प्लीमेंट किया है आपको ये बताना है। तो इसमें से आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से आपका एक आंसर सही है। तो आपको फर्स्ट है आपका सेप्सीवैक्स,
पैसिवैक, सैक्सोसाइड, साइटोसिवैक। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। पहला है सेप्सिवैक, पैसिवैक, सैक्सोसाइड और साइटोसिवैक। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। सेप्सिवैक है जो हमारा CSI ने प्लान किया है टू इम्प्लीमेंट विच ड्रग अगेंस्ट कोविड-19 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन बर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो बर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया बर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में किस नंबर पर आता है? तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 132, 142, 122 और 152। तो जो हमारा इंडिया है वो बर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142 नंबर पर आया है। जो लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो हमारा इंडिया था वो 2 पायदान आगे 140 पर था। अब उसकी रैंक 2 पॉइंट नीचे गिर गई है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे हमारा फर्स्ट नंबर पर आया है बर्ड फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, ये 2020 की जारी की गई है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया हमारा 142 नंबर पे है। सबसे लास्ट नंबर पे है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल इट्स कोड? तो पहला स्टेट बताना है जिसने अपने सभी राज्यों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लॉन्च कर दी है। ठीक है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केसेस को सॉल्व किया जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो उसका जो ऑप्शन हमारा सही है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने एक हमारा 5 स्टेट है। फर्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश जिसने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से अरेंज कर दी है जिसकी मदद से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही न्याय पा सकते हैं। ठीक है, हाँ, द नेशनल पंचायती राज डे, ये क्वेश्चन अभी आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट इन इंडिया? इंडिया में किस दिन को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 23 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल एंड 21 अप्रैल। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है आपका 23 अप्रैल। आप अभी पढ़ के आ चुके हैं, 23 अप्रैल को जो हमारा इंडिया का नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। जो नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को पहले दिन हमारे में पंचायत हमारा जो देश है उसमें पंचायती सिस्टम लॉन्च हुआ था। पंचायती सिस्टम की स्थापना की गई थी जिसके जरिए जो सबसे छोटा हमारा ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत, इस तरीके से 3 भागों में विभाजित किया गया था। और जो पंचायती राज जो कमेटी है वो वल्लभ मेहता की जो कमेटी थी उसकी अध्यक्षता में ये जारी की गई थी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी की गई थी और ये हमारा लागू हुआ था। ठीक है, तो 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल को इसी वजह से हम नेशनल पंचायती डे बनाते हैं। तो ये 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है। और जाने से पहले आप प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देके जाइएगा। और फीडबैक देने के अलावा अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल स्किल लर्निंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वीडियो बनाकर ला सकूँगी। ठीक है, हम शुरू में वीकली चलेंगे क्योंकि अगर हम वीकली चलते हैं तो वीकली चलने में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है, एक तो आपको रोज़ के रोज़ करंट अफेयर नहीं पढ़ने पड़ते हैं और दूसरा ये है आप और सब्जेक्ट में मोर फोकस कर सकते हैं देन करंट अफेयर्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप वीकली पढ़ते हैं तो एक बार में आपके पूरे वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम्स में आपका कहीं से भी कुछ छूटने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप डेली हिंदू एडिटोरियल या कुछ इस तरीके का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इससे ज़्यादा बेटर बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर उन लोगों के लिए बात करूँ जिसके पास समय नहीं है और वो वीकली करंट अफेयर से अपना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बात हो रही है। अगर वो वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ से जुड़ा रहता है तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आऊँगी। और आज मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं। इस वीक में 7 डेज़ होते हैं और लेकिन बट मैंने 5 डेज़ के लिए हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अब मैं 5 डेज़ कर ही लूँगी। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन उसे बोला वीकली ही जाएगा, और मैं 5 डेज़ कर ही लूँगी। और मैं इस तरीके से आपको प्रोवाइड कराऊंगी करंट अफेयर्स कि उसमें पूरे वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, उन 5 डेज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे और जिनके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस 100% है। ठीक है, जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस 100% है।
तो चलिए हम 30 जो हमारा लास्ट है उसको देखते हैं। बैडमिंटन बर्ड फ्रीडम फेडरेशन, ठीक है, BWF, बैडमिंटन बर्ड फ्रीडम फेडरेशन, बैडमिंटन बर्ड फेडरेशन BWF named which Indian shutler as one of the ambassadors for its I Am बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन। तो जो हमारा अभी IM बैडमिंटन जो अवेयरनेस कैंपेन हो रहा है, जो कि बैडमिंटन बर्ड फेडरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, किस इंडियन शटलर को एम्बेसडर बनाया गया है इसका। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, श्रीकांत किदाम्बी, PV सिंधु, साइना नेहवाल और अश्विनी पोनप्पा। तो जो हमारी PV सिंधु हैं, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, इन्हें हमारा IM बैडमिंटन जो कैंपेन है, जो अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी क्वालिटेटिव क्वेश्चंस थे वो देने की कोशिश की है। इसके अलावा इस वीडियो में तो मैंने नहीं बताया, आपको इतना डीपली नहीं बताया, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और डीपली हर क्वेश्चन की, मैं कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, हर क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि आप अगर 30 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपके 300 क्वेश्चन तैयार हो जाने। हर क्वेश्चन में से मैं आपको डीपली एक एक चीज़ की फुल फॉर्म और एक एक चीज़ की जो कब स्थापना हुई थी, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है और उसका मुख्यालय कहाँ है, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो आप इसी तरीके से स्किल लर्निंग को देखते रहिएगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगले वीक से हम एक और चीज़ लेकर आएंगे। अगले वीक से हम लास्ट वीक के जो हमने लास्ट वीक में जो करंट अफेयर्स किए हुए हैं उसके जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 से 5 क्वेश्चन लगेंगे, तो उन क्वेश्चंस को मैं एक रिवीजन बुक में सबमिट करूँगी और उस रिवीजन में हम उस क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे। इसी तरीके से हमारा रिवीजन भी चलता रहेगा इन मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, और हमारे आगे की तैयारी भी होती रहेगी। कम समय में ज़्यादा स्मार्टली वर्क करने का सबसे बेटर तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल लर्निंग। आप इसी तरीके से स्किल लर्निंग को देखते रहिएगा।